Hello guys, welcome to Study IQ. So today we are going to talk about that part of our history जिसके बारे में शायद ही आपको ज़्यादा कुछ पता है, जिसका ब्लेम हमेशा नेहरू गांधी पे डाला जाता है एंड जिसके वजह से हिंदू मुस्लिम्स इंडिया में आज जो भी प्रॉब्लम्स है उसका जेनेसिस हुआ है, मतलब उगम हुआ है. सो दिस इज बेसिकली अबाउट स्टोरी ऑफ पार्टीशन. सो इन दिस पर्टिकुलर स्मॉल सेशन हम देखेंगे कि ये पार्टीशन इंडिया में कंसेप्ट आया कहाँ से, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, एंड प्रिसाइजली ओके दिस वाज द टेल ऑफ टू मैन. ओके दिस पार्टीशन का आइडिया दैट इज टू नेशन थियरी. भारत में एक नहीं दो नेशन बसते हैं, एक है हिंदू और दूसरा है मुस्लिम. ये कहने का पूरा जो श्रेय है, द बेसिक प्रोजेनेसिस और बेसिक प्रोपाउंडर ऑफ दिस एंटायर थियरी इज सर सैयद अहमद खान. सो हम देखेंगे कि सर सैयद अहमद खान से ये थियरी चालू कैसे हुई एंड देयर आफ्टर ये पर्टिकुलर थियरी को रॉक सॉलिड एग्जीक्यूशन करने का काम मोहम्मद अली जिन्ना ने कैसे किया. सो इन दिस पर्टिकुलर स्मॉल सेशन ये स्टोरी आई एम गोइंग टू टेल यू, ओके, जिसमें आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि इंडिया के पार्टीशन के लिए नेहरू गांधी ही रिस्पॉन्सिबल थे और कोई एक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे एंड मोहम्मद अली जिन्ना एंड सर सैयद अहमद खान का इसमें कितना रोल था. सो लेट्स स्टार्ट विद सर सैयद अहमद खान. एज फार एज सर सैयद अहमद खान इज कंसर्न तो 19th सेंचुरी के वन ऑफ द अर्लीस्ट सोशल रिफॉर्मर भी माना जाता है इनको. जैसे हिंदुइज्म में सोशल रिफॉर्म का सारा क्रेडिट आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय इनको दिया जाता है, वैसे ही इन इस्लामिक रिलीजन अर्लीस्ट सोशल रिफॉर्मर का जो क्रेडिट है वो दिया जाता है सर सैयद अहमद खान को. बट अपार्ट फ्रॉम सोशल रिफॉर्मर ही वॉज क्वाइट एक्टिव इन पॉलिटिक्स टू. तो इन्होंने कुछ पॉलिटिकल चीज़ें भी की. सोशल रिफॉर्मर्स तो ये थे ही, तो देखेंगे कि ये इन्होंने कौन सी एक्टिविटीज़ अपने इनिशियल लेवल पे की एंड देयर आफ्टर व्हाट वर द रीज़न फॉर हिम टू गेट कन्वर्टेड इनटू द बाय गॉड. मतलब हिंदू मुस्लिम यूनिटी के जो एडवोकेट ये इनिशियल अपने लाइफ टाइम में थे वो एडवोकेसी इन्होंने बाद में छोड़ी क्यों एंड टू नेशन थियरी दी क्यों. तो एज यू कैन सी इन द इनिशियल फेज ऑफ हिज लाइफ ही वॉज क्वाइट एक्टिव इन द पॉलिटिक्स. तो पॉलिटिक्स में पहले से ही एक्टिव थे. So he was in support of Surendranath Banerjee. He was also in support of Dadabhai Naoroji. He had advocated Hindu-Muslim unity. He had advocated moderate way of politics. Moderate way of politics का क्या मतलब है दोस्तों? Petition politics. That Britishers को petition भेजो and petition भेज के कुछ चीजें demand करो. For this purpose in 1883 he has established Mohammedan Association also, जो मुस्लिम रिलीजन के जितने भी ग्रीवेंसेस है वो ब्रिटिशर्स तक पहुंचाने का काम ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन करती थी. अपार्ट फ्रॉम दैट ही हैड आल्सो एस्टैब्लिश मोहम्मदियन सिविल सर्विसेज फंड एसोसिएशन. 1883 का ज़माना था. सिविल सर्विसेज इंडिया में तो उस टाइम पे होते नहीं थे. कहाँ होते थे? तो लंदन में होते थे. अब लंदन में जाके पूरी की पूरी सिविल सर्विसेज क्रैक करने के लिए पैसा तो लगेगा, तो वो पैसा फंड करने का काम ये एसोसिएशन करती थी सो दैट मुस्लिम पीपल इन द इंडियन सिविल सर्विसेज उनका जो परसेंटेज है वो बढ़े. एंड देयर आफ्टर ही वाज आल्सो द मेंबर ऑफ द सिविल सर्विसेज कमीशन एस्टैब्लिश्ड इन 1887 by then Viceroy of India Lord Dufferin, and thereafter he had also established an organization called as United India Patriotic Association. ये ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री थोड़ी ब्लैक है. Why? Because this organization was established in opposition to the Indian National Congress. तो Indian National Congress जो थी, तो Indian National Congress को opposition करने का काम ये organization ने किया था. So he was quite active in the political career, and you can clearly see from this particular aspect इनका एक twinfold agenda था. एक तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी बनाए रखनी है, that's why he was in contact with the Indian leaders, and thereafter मुस्लिम लोगों के भले के लिए कुछ करना है. So for that purpose, he was active in the political arena. Apart from that, we have seen that he is also considered as the earliest social reformer in the Islamic religion. So for that purpose, he had established Scientific Society of Aligarh. ये साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ क्या करती थी? वेस्टर्न साइंसेस जो है उसका इंग्लिश वर्जन को ट्रांसलेट उर्दू एंड पर्शियन लैंग्वेज में करती थी. तो ये वाले काम के वजह से ही वांटेड टू प्रोपाउंड द वेस्टर्न साइंसेस इन द मुस्लिम सोसाइटी. तो मुस्लिम सेक्शन में वेस्टर्न साइंस को प्रोपोगेट करना है, फैलाना है, उसके लिए ये सोसाइटी काम करती थी. मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, क्वाइट फेमस वन, टुडे इट इज कॉल्ड एज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. आपने सुना भी होगा इसके बारे में. तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय सर सैयद अहमद खान राइट इन 1875. मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ओके, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड. पहले ये स्कूल था, 77 में ये कॉलेज बना.
ठीक है. सो विद इन स्पैन ऑफ 2 to 3 years ये स्कूल का कॉलेज बन गया एंड राइट नाउ इट इज हैविंग स्टेटस ऑफ यूनिवर्सिटी. तो ये जो यूनिवर्सिटी है वो 1920 में उनको स्टेटस अपग्रेड हुआ था फ्रॉम कॉलेज टू यूनिवर्सिटी. तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय सर सैयद अहमद खान. But here also you will see that certain sort of Hindu-Muslim unity was there. So for example, the first principal of this college was Theodore Beck, who was the British person, Christian person, and first graduate from this college was a Hindu person. So he wanted this college to be open for all section of the Indian society. And thereafter फिर Mohammedan Educational Congress, okay, this particular congress was later on converted into conference. तो हर साल इसका एक सेशन होता था विद द पर्पस दैट भाई मुस्लिम सेक्शंस में एजुकेशन फैलाना है. लेटर ऑन इन 1906 ओके इसी के एनुअल कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग वाज एस्टैब्लिश एट ढाका. गॉट इट. इसका एक एनुअल कॉन्फ्रेंस चल रहा था ढाका में, उसी में मुस्लिम लीग एस्टैब्लिश की गई थी. बट ऑल दिस ऑर्गेनाइजेशन वर एस्टैब्लिश विद गुड इंटेंशन बाय सर सैयद अहमद खान. वह हिंदू मुस्लिम यूनिटी बनी रहे, मुस्लिम सोशल रिफॉर्म में कहीं हिंदूज के पीछे ना पड़े. ओके, सो दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट एज अ सोशल रिफॉर्मर वेर देयर. Thereafter, he was also the advocate of the Hindu-Muslim unity. As I told you, in initial phase, Sir Syed Ahmad Khan and thereafter Muhammad Ali Jinnah. ये दोनों जो है, they were the advocate of the Hindu-Muslim unity. तो for Hindu-Muslim unity, उनके कुछ quotes है, okay, which will give you more idea related to how he had propounded this Hindu-Muslim unity. India is a beautiful bride, and Hindus and Muslims are her two eyes. If one of them is lost, this beautiful bride will become ugly. It clearly shows कि इनको initial level पे he was the propounder of the Hindu-Muslim unity. He wanted both the section to live together happily. Thereafter उन्होंने एक question भी पूछा था Hindus and Muslims को. Oh Hindus and Muslims, do you belong to country other than India? Don't you live on the soil? And are you not buried under it or cremated on its ghat? If you live and die on this land, then bear in mind that Hindu and Muslim is religious word. All the Hindus, Muslims and Christians who live in this country are one nation. Means your religion does not define your nation. The nation is India and all of you are one. So from this aspect, it is quite clear that he was the propounder of the Hindu-Muslim unity in the initial phase of his life. He had also called for the banning of the cow slaughter. ओके तो इसके वजह से भी बहुत सारे इश्यूज कंटेम्प्रेरी इंडिया में हुए थे. तो दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट प्रूव दैट सर सैयद अहमद खान वाज द प्रोपाउंडर ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन द इनिशियल फेज ऑफ हिज लाइफ. ओके, हाउएवर द कन्वर्जन ऑफ सर सैयद अहमद खान फ्रॉम हिंदू मुस्लिम यूनिटी प्रोपाउंडर टू डिवाइसिव पर्सनैलिटी और टू बाइगॉट पर्सनैलिटी इज समथिंग एन एनिग्मा. ये किसी को एग्जैक्टली नहीं पता कि ये इन्होंने towards the end of his life ये यूनिटी छोड़ के टू नेशन थियरी देना क्यों चालू किया. बट सर्टन आइडिया कैन बी ट्रेस फ्रॉम द पॉलिटिकल करियर ऑफ द सर सैयद अहमद खान. पॉलिटिकल करियर मतलब उनके कुछ ऐसे काम थे थ्रू आउट हिज लाइफ जिसमें ओके ही हैड प्रूव्ड दैट ही वाज अ सिंपथाइजर ऑफ द ब्रिटिशर्स. एंड ब्रिटिश सिंपथाइजर का मतलब क्या हुआ कि ही वांटेड क्लोजनेस विद द ब्रिटिशर्स सो दैट ब्रिटिशर्स विल फेवर Islamic section of the population. So for that purpose, जब 1857 का revolt हुआ था, so at that time he was serving as the clerk in the company. Okay, he had served as a clerk of company from 1837 to almost 1867. For 30 years he served under the East India Company. So when revolt was there, he wrote pamphlet called as Asbab-e-Bagawat-e-Hind. इसका मतलब होता है reason of the revolt of India, and in this reason of revolt of India he blamed the entire revolt on Hindu section of the population. He clearly stated कि भाई मुस्लिम्स का इससे कुछ लेना देना नहीं है, तो आप मुस्लिम्स के ऊपर बाद में कोई भी द्वेष मत रखना, कोई भी एंगर मत रखना. Only Hindus are responsible for the entire revolt. Thereafter he had written an account of the loyal Mohammedans of India, जिसका उर्दू वर्ड है रिसाला खेर खाहन ए मुसलमान ए हिंद. नाउ इसका इन दिस पर्टिकुलर अकाउंट ही हैड गिवन द स्टोरी दैट हाउ इस्लामिक सेक्शन इज लॉयल टू द ब्रिटिश रूल इन इंडिया.
which again shows that he had that kind of the attitude whereby he wanted to favor Islamic section more as compared to any other section. And thereafter विलियम हंटर ने इंडियन मुसलमान नाम का एक किताब लिखा था. In this particular book, William Hunter had criticized the Islamic section of population for whatever revolt related activities that are there in India. ये book publish हुआ था 1871 में. Okay, and this particular book was heavily criticized by Sir Syed Ahmad Khan. इसके लिए अगेन उन्होंने पूरे इंडिया में पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करवाए थे और ये पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करके उन्होंने विलियम हंटर की जो थीसिस है that Muslim section is responsible for the revolting activities in India, उसको refute किया था. So you can clearly see all this effort of Sir Syed Ahmad Khan were directed towards gaining British attention towards the Muslim section of the population, and that is what explained that once Indian National Congress was established, कब establish हुई थी Indian National Congress? 1885 को. So once it was established, he was one of the earliest critic of the Indian National Congress, and he clearly stated that जो Congress है, okay, it will do no good for the Indians. Congress is dominated by the upper caste Hindus, and in this regard, Muslims will always have a threat politically in the country. तो उनके इससे रिलेटेड भी कुछ स्टेटमेंट है, okay, वो देखेंगे. उन्होंने एक थीसिस दी थी. Suppose that English community and army were to leave India, taking with them all their cannons and their splendid weapon and all else, who then would be the rulers of India? That was the question he had asked for the first time. अब कांग्रेस एस्टेब्लिश हुई है, कांग्रेस गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम करेगी ब्रिटिशर्स के. सो अगर ब्रिटिशर्स चले गए, देन हु विल रूल द इंडिया? Is it possible that under these circumstances, two nations, this is one of the earliest use of word two nations by Sir Syed Ahmad Khan, the Mohammedans and Hindus could sit on the same throne and remain equal in power? So this was again a question कि अगर ब्रिटिशर्स इंडिया से चले जाते हैं, then can Hindu and Muslim section of the population can rule together on equal basis? और उसका आंसर भी उन्होंने दिया that most certainly not. राइट, आज के टाइम पे भी मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन यही मानती है. राइट, एंड ही ऑल्सो थॉट द सेम कि भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है. उन्होंने आगे लिखा, इट इज नेसेसरी दैट वन ऑफ देम शुड कॉन्कर द अदर टू होप दैट बोथ कुड रिमेन इक्वल इज टू डिजायर द इम्पॉसिबल एंड इनकंसीवेबल. मतलब ये डिजायरेबल भी नहीं है और ये देखा भी नहीं जा सकता. बट अंटिल वन नेशन हैज कॉन्कर्ड द अदर and made it obedient, the peace cannot reign in the land. So this was one of the earliest version of the two nation theory whereby Sir Syed Ahmad Khan ने बहुत clearly बोल दिया था कि अगर ब्रिटिशर्स इंडिया से चले जाते हैं तो क्या होगा इंडिया में? मुस्लिम्स और हिंदूज एक साथ राज कर सकते हैं? एब्सोल्युटली नॉट. और जब तक दो पर्टिकुलर नेशन में से एक नेशन दूसरे नेशन को सबसर्विएंट नहीं बनाता, तब तक देयर विल नॉट बी पीस ऑन दिस पर्टिकुलर लैंड. And this two nation theory, okay, you can clearly see is attributed to Sir Syed Ahmad Khan. Later on, Allama Iqbal gave philosophical basis to this entire theory, and Muhammad Ali Jinnah executed it politically. Right? So this was the statement that is considered as a genesis of the two nation theory, that भारत में दो नेशन बसते हैं, एक है हिंदू और दूसरा है मुस्लिम. Thereafter, he had again stated the same aspect. अगर आपने ये चीज पढ़ ली, वीडियो अगर पॉज करके आपने पूरा पढ़ लिया, तो उन्होंने सिर्फ एक क्लियर क्वेश्चन पूछा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है, दोज आर क्वाइट एब्सर्ड. व्हाई? बिकॉज इन इंडिया देर आर बंगाली, देर आर मराठा, देर आर तमिल, देर आर द्रविडियन पीपल, एंड इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट कैन ऑल ऑफ देम लिव टुगेदर? इफ कांग्रेस मेक this kind of the endeavor, then obviously it will have a disastrous consequences. ये कहने का काम किया था किसने? सर सैयद अहमद खान ने. तो from this particular word he was quite clear that it is not only Muslims and Hindus, it is with respect to multiple divisions that are there in the country. और हर एक डिवीजन अपने आप को एक अलग नेशन, that is अलग देश मानती है. Right? So this particular statement again you can consider कि Sir Syed Ahmad Khan reiterated his belief on the two nation theory. So this was the man, right? Sir Syed Ahmad Khan was the man who was responsible in the initial phase of his life
for the propoundation of the Hindu-Muslim unity. But towards the end of his life, we can clearly say he started to talk about Hindu dominance. He also started to talk about how Hindu rule can be established in the country, and he also started to talk about the two nations that are living in the country. Now, once Sir Syed Ahmad Khan was out of picture, he died ultimately in 1897-1898 के अराउंड, ठीक है. सो उसके बाद में सर सैयद अहमद खान की थियरी आगे ले जाने के लिए देयर वाज नो सच बिग पॉलिटिकल लीडर फॉर द इस्लामिक कम्युनिटी. सो दैट्स व्हाई दिस पीरियड इज कॉल्ड एज इंटरल्यूड इन द पाकिस्तान मूवमेंट. ओके, तो इंटरल्यूड जो है वो आपका चला इन बिटवीन 1900 से लेके रफली 1940. So in this interlude, certain important events were there, okay, which were quite crucial for the independence of Pakistan or for the division of the India. So in 1906, first of all, Muslim League was established. जैसे मैंने आपको बताया था, Mohammedan Educational Conference, which was established in 1886 by Sir Syed Ahmad Khan. उसी के एक annual conference में Muslim League was established, and this Muslim League had the same agenda as that of Sir Syed Ahmad Khan. Be close to Britishers and obtain certain benefits from the Britishers. तो ये जो 1906 में इन्होंने जो मुस्लिम लीग बनाई थी उसका एजेंडा था टू अपोज द स्वदेशी मूवमेंट दैट वाज गोइंग ऑन इन द कंट्री फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905. तो इसको अपोज करने के लिए मूवमेंट बना दिया. मूवमेंट बनाने के बाद मुस्लिम पार्टिसिपेशन टू द मूवमेंट इट विड्रॉन और इट गॉट ड्विंडल डाउन, एंड इसके इन रिटर्न अल्टीमेटली ये मुस्लिम लोगों को मिला 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट. सेपरेट इलेक्टोरेट का क्या मतलब होता है? जैसे कि आज इंडिया में है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, कोई भी कंटेस्ट कर सकता है एंड कोई भी वोट कर सकता है. इसको आप बोलोगे जॉइंट इलेक्टोरेट. सेपरेट इलेक्टोरेट में कोई भी एक जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उसमें अगर ये मुस्लिम्स को मिला है तो ओनली मुस्लिम कैंडिडेट कैन कंटेस्ट, मतलब जो कैंडिडेट होगा वो मुस्लिम ही होगा एंड जो वोट होगा वो भी सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन ही डालेगा. दिस इज व्हाट कॉल्ड एज अ सेपरेट इलेक्टोरेट, एंड यू कैन क्लियरली सी दिस काइंड ऑफ द बेनिफिट वेर गिवन बाय द ब्रिटिशर्स टू द इस्लामिक कम्युनिटी बिकॉज ऑफ देयर लॉयल्टी. ये लॉयल्टी चालू कहाँ से हुई थी? सर सैयद अहमद खान से. ही वॉज द पर्सन हु हैड एडवोकेटेड टू द मुस्लिम्स कि भाई आप आईएनसी के साथ मत जाओ, कांग्रेस के साथ मत जाओ, बट आप कहाँ पे जाओ? आप ब्रिटिशर्स के पास जाओ. And ultimately this particular hypothesis was executed by Muslim League. तो Muslim League जब से बना 1906 onward, it started to go hand in hand with the Britishers. They always remain sympathizer of the Britishers and they always remain collaborative with the Britishers. Benefit तो यहाँ पे ही मिल गया था. Thereafter, once they got the separate electorate, Indian National Congress ने लखनऊ सेशन जो है उनका 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई गड़बड़ है, ओके, और मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए. तो मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट जो एक्सेप्ट किया कांग्रेस ने, दैट हैपेंड इन 1916. अब बहुत सारे मॉडर्न हिस्टोरियंस इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि तिलक का विजन नहीं था, तिलक को फोरसाइट नहीं था, आईएनसी को विजन नहीं था. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंडीशन ऑफ दैट टाइम. कंडीशन ऑफ दैट टाइम मतलब सर सैयद अहमद खान 1880 से चीख के कह रहे थे कि भाई हिंदू डोमिनेशन अगर आ गया तो गड़बड़ होगी, एंड दैट्स वाई हिंदू लोग जो है उनको कुछ ना कुछ सीड और कुछ ना कुछ तो फायदा मुसलमानों को देना था. एंड अंडर दैट प्रिटेक्स्ट तिलक एक्सेप्टेड कि भाई मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए. लेटर ऑन जब मोहम्मद अली जिन्ना ने पार्टीशन जब किया था उसके बाद में उन्होंने बोला था कि सेपरेट इलेक्टोरेट वाज वन ऑफ द इशू ओवर विच वी आर डूइंग द पार्टीशन, बिकॉज यहाँ पे तो कांग्रेस ने मान लिया, बट बाद में जब 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया तो कांग्रेस ने क्लियरली बोल दिया कि भाई ये सेपरेट इलेक्टोरेट हम मुसलमानों को नहीं देंगे. एंड दैट इज वेयर 14 पॉइंट्स ऑफ द जिन्ना कम इनटू द पिक्चर. नेहरू रिपोर्ट वाज क्वाइट गुड, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मिलेगी, देर आफ्टर फेडरल पैटर्न होगा, देर आफ्टर फिर जॉइंट इलेक्टोरेट होगा, मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेगी. बट मुसलमान सेक्शन और मुस्लिम लीग और द फैक्शन लेड बाय द मुस्लिम लीग अंडर मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने बोला था कि भाई नेहरू रिपोर्ट जो है उसमें आप हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो. नेहरू जो है उन्होंने बोला नहीं, एंड दिस इज पप्पा नेहरू, मोतीलाल नेहरू, उन्होंने बोला कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, जॉइंट इलेक्टोरेट होगा जिसमें सर्टन सीट्स विल बी रिजर्व फॉर द मुस्लिम सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन. तो मुस्लिम लीग को इसके वजह से काफ़ी हर्ट हुआ.
दैट यू हैड गिवन अस द प्रॉमिस कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट चलेगा 10 साल पहले, 12 साल पहले, और अब आप बोल रहे हो कि नहीं होगा। तो दैट्स वाई इन ऑर्डर टू क्रिटिसाइज नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट्स दिए, एंड दिस 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना इज कंसिडर्ड एज अ पार्टिंग ऑफ वेज। पार्टिंग ऑफ वेज का क्या मतलब है? मोहम्मद अली जिन्ना को बाद में पूछा गया कि सर आप इतने बड़े एडवोकेट थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी के, तो ऐसी क्या चीज़ें हुई कि जिसके वजह से आपने इंडिया का पार्टीशन करवाया? तो उन्होंने सबसे पहला जो नाम लिया था वो 14 पॉइंट्स का लिया था, और उन्होंने बोला था कि भाई मुस्लिम सेक्शन जो है इट वॉज डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर 20 ईयर्स। ब्रिटिशर्स ने ये हमें दिया, कांग्रेस ने हमें एक प्रॉमिस दिया था कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट इंडिया में कंटिन्यू रहेगा, बट ये प्रॉमिस कांग्रेस ने, जो अपर कास्ट हिंदू डोमिनेटेड पार्टी है, उसने ब्रेक किया। एंड इट वाज अ क्लियर शॉकर फॉर मी। व्हाई इट वाज अ शॉकर फॉर मी? कि अगर कांग्रेस अपने दिए हुए प्रॉमिस से अगर वापस जा सकता है, तो लेटर ऑन अगर ब्रिटिशर्स इंडिया से चले जाते और अगर कांग्रेस पार्टी का रूल आता, देन मुसलमानों को कोई प्रेजेंटेशन ही नहीं मिलता। सो दैट वाज द आइडियोलॉजी ओवर विच ओके मोहम्मद अली जिन्ना ऑलवेज प्लेड, एंड इट वाज पार्टली ट्रू ऑल्सो। तो दैट्स वाई जो पार्टीशन हुआ उसका ब्लेम इक्वल जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग को, कि भाई देयर वाज सर्टन ग्रीवेंसेस ऑफ द मुस्लिम सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, और वो ग्रीवेंसेस अगर आप उसी टाइम पे ठीक नहीं करते तो गड़बड़ है। फिर मोहम्मद अली जिन्ना को पूछा गया कि भाई वो तो सिर्फ वन ऑफ द इंस्टेंसेस है, उसके वजह से आपने इतना एक्सट्रीम स्टेप क्यों लिया? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने दूसरी चीज बताई कि इलेक्शन ऑफ 1937। नाउ इन इलेक्शन ऑफ 1937 टोटल 11 इंडियन स्टेट में इलेक्शन हुआ। 11 में से 7 स्टेट कांग्रेस ने जीत लिए, ओके। रेस्ट ऑफ द 4 स्टेट जो है उसमें कोएलिशन गवर्नमेंट बनी थी, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम हुआ बंगाल का। ना बंगाल में ना कांग्रेस को मेजॉरिटी थी, ना मुस्लिम लीग को मेजॉरिटी थी, बट मुस्लिम लीग हेडेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना गेव अ प्रपोजल टू कांग्रेस कि भाई हम एक साथ आके सरकार बनाते हैं, एंड चीफ मिनिस्टर हमारा रहेगा, मतलब मुस्लिम लीग का रहेगा, यू कैन हैव अदर इंपॉर्टेंट पोजीशंस इन द कैबिनेट। बट यहाँ पे कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को बाईपास किया और लोकल लेवल की जो दूसरी पार्टीज है उसके साथ सरकार बना दी। तो मोहम्मद अली जिन्ना डायरेक्टेड टू दिस फैक्ट ऑल्सो दैट I, मतलब मोहम्मद अली जिन्ना, carried out the policy of the extreme communalism only after 1937, because the anger which I had on the Congress, it was ranging for more than 10 years, and this particular anger ultimately got converted into this particular extreme communalism. तो कांग्रेस जो है इट वॉज एन ऑप्रेसिव पार्टी, ये शो करने का ट्राई किया गया किसके थ्रू? मोहम्मद अली जिन्ना के थ्रू। And ultimately neither Gandhi nor Nehru and even Sardar Vallabhbhai Patel had no answer on this particular question. Got it? Because Congress was absolutely dominated by the upper caste Hindus at that time. Okay? And second important aspect was that कि कांग्रेस के ऊपर जितने भी एलिगेशन थे, okay, जो मोहम्मद अली जिन्ना लगा रहे थे, वो एक्चुअल में ट्रूथ है, राइट? उसके अगेंस्ट कोई काउंटर कांग्रेस दे ही नहीं पा रहा था, एंड दैट्स हाउ दिस इंटरल्यूड डेवलप। एंड 1937 वाला जो इलेक्शन था इट वाज क्वाइट क्रूशियल, बिकॉज मोहम्मद अली जिन्ना हिमसेल्फ एक्सेप्टेड दैट इट वाज द बिगिनिंग ऑफ द एक्सट्रीम कम्युनलिज्म, ओके। एंड इन दिस इंटरल्यूड कुछ सिलेक्ट ओपिनियन भी है, ओके, रिगार्डिंग द टू नेशन थियरी। ये पहला वाला जो ओपिनियन है इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट दिस इज जस्ट फॉर द प्रीलिम्स पर्पस, कभी यूपीएससी में फैक्चुअल डाटा पूछ लिया तो, ओके। सो जस्टिस अब्दुल रहमान जो है ही वाज द चेयरपर्सन ऑफ मुस्लिम लीग का 1925 में अलीगढ़ सेशन हुआ था उसका। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है, ऑब्वियसली उसका एक एनुअल सेशन हुआ था मुस्लिम लीग का अलीगढ़ में, तो उन्होंने ये ओपिनियन दी थी, गॉट इट। और ये ओपिनियन का जो क्रक्स है वो यही है दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू नेशंस। और उन्होंने फर्दर ये भी बोला कि एज अ मुस्लिम if I go to Afghanistan, if I go to Arabia, or even if I go to the Chinese Muslim, then I'll feel more home. मतलब वो ज़्यादा सूटेबल एटमॉस्फेयर मुझे लगता है एज कम्पेयर टू बाजू वाले हिंदू गली में जो एटमॉस्फेयर है। एंड इफ दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज देयर सिंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर, देन हाउ कैन यू से दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर वन नेशन? दे आर नॉट वन नेशन, दे आर टू नेशन। तो दिस इज कंसिडर्ड एज अगेन इन 1925 वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रोपाउंडर ऑफ द टू नेशन थियरी। तो जो सर सैयद अहमद खान ने जो थियरी दी थी उसको रिवाइव करने का काम किया किसने? जस्टिस अब्दुल रहीम ने, ओके। देयर आफ्टर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ओके, आपको सुन के थोड़ा सा
ये भी लगेगा कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, ताज्जुब भी होगा, बट ओके, विनायक दामोदर सावरकर, ओके, he also stated there are two antagonistic nations living side by side in India. India cannot be assumed today to be a unitarian and homogeneous nation. On the contrary, there are two nations in the main, the Hindus and Muslims in India. Got it? So Vinayak Damodar Savarkar had also supported the two nation theory. Okay, but इसमें एक डिफरेंस है जो आपको समझना है. Okay, Jinnah had his two nation theory. Thereafter, Vinayak Damodar Savarkar also supported this two nation theory. Okay, ये two nation theory ultimately या फिर initially दी किसने थी? तो सर सैयद अहमद खान. So when Sir Syed Ahmad Khan had given this theory, it was just a theory. And in this particular theory, you can clearly see that there was an advocacy कि भाई Hindus and Muslim are separate nation. तो जिन्हा came and stated कि भाई ये two nation theory एकदम perfect है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है. But this two nation theory है, it shall ultimately lead to two independent state, मतलब it shall lead to the partition of India. On the other hand, विनायक दामोदर सावरकर स्टेटेड कि भाई हाँ, टू नेशन थियरी जो है वो एकदम परफेक्ट है, बट ओके, दिस टू नेशन थियरी मस्ट नॉट लीड टू पार्टीशन. देयर विल बी नो पार्टीशन ऑफ द कंट्री. तो सावरकर जी को ऑब्वियसली पूछा गया कि भाई पार्टीशन नहीं है तो क्या होगा. ओके, सो as far as Savarkar is concerned, his ideology was that we will have a constitution, and via constitution we will establish Hindu Rashtra. And if Hindu Rashtra is to be established, then non-Hindu communities, they will be treated as a second-class citizens in the country. So this was the ideology of Swatantraveer Vinayak Damodar Savarkar. Okay, but ultimately you can clearly see over here that Savarkar's ideology was more lethal as compared to what was propagated or what was proposed by Muhammad Ali Jinnah. He was quite clear, Muhammad Ali Jinnah, कि भाई two nation है. Okay, there is Hindu and then there is Muslim. So let's make a compromise. Let's divide country. Hindu can have their Hindustan and Muslim can have their Pakistan. And in this way, both can live peacefully, harmoniously, side by side. इसमें कोई issue नहीं होगा. But if this kind of the arrangement was being made, then obviously जो आज की पाकिस्तान की जो condition है, perhaps वही condition India में भी होती. But nonetheless, okay, this was the ideology, that is two nation theory के one of the supporter was Vinayak Damodar Savarkar also. Got it? So in this interlude you can clearly see, okay, Muhammad Ali Jinnah, who was in initial level the supporter of the Hindu Muslim unity, right? He had a very he was basically a very good advocate or lawyer also, Muhammad Ali Jinnah, and he had fought cases of Firoz Shah Mehta, Bal Gangadhar Tilak also. He also had a cordial relation with Mahatma Gandhi, because both Mahatma Gandhi and Muhammad Ali Jinnah were Kathiawadi Gujarati people. Okay, so basically he was having quite good cordial relation. Thereafter he was also called as a brand ambassador of Hindu Muslim unity by Sarojini Naidu in 1925. In 1927-28, he was trying to bring compromise in between Muslim League and Indian National Congress on the issue of the Nehru report, right? But out of nowhere, you can clearly see from 1930s onward, Muhammad Ali Jinnah started to develop that attitude whereby he converted himself from a secular person to bigot person. Okay, so secular person से bigot का Muhammad Ali Jinnah का जो journey है, that started from 1930s onward. And in this particular journey, you can clearly see he himself have given us a landmark, that is 1937 election. तो कांग्रेस पिछले 10 साल से 28 से 37 तक जो मोहम्मद अली जिन्ना एंड मुस्लिम लीग को कोई पॉलिटिकल पेस या फिर पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं दे रहा था, उसका अल्टीमेट कल्मिनेशन वाज 1937 election, in which obviously Muhammad Ali Jinnah's party, that is Muslim League, lost disastrously, but they had a chance to establish government with help of Congress, and they wanted to do it, but Congress refused to do it. So that was the problem, and that's hence ultimately in 1940, this is quite crucial. Okay, so in 1940 Muhammad Ali Jinnah established his own two nation theory. So Muhammad Ali Jinnah ki jo two nation theory, it was same as that of Sir Syed Ahmad Khan, that these are the two separate culture, two separate nation, okay, who despite living for 1000 years in the same country could not unite.
सो अगर ये 1000 ईयर में यूनाइट नहीं हुए तो देयर इज नो चांस ऑफ यूनिफिकेशन इन द फ्यूचर ऑल्सो. So that's why we are demanding a separate state, that is separate territory for the Muslim. And this is very unfortunate guys कि लाहौर जो है, okay, it was responsible or it had witnessed the declaration of independence of both India and Pakistan. 1929 में लाहौर resolution of Purna Swaraj was passed by INC, right? And this is the same land, Indian National Congress, whereby Muslim League had demanded for the separate state for the Muslim people. Okay, so thereafter फिर in 1942 when Congress started their Quit India movement, that is छोड़ो भारत movement, तो Muhammad Ali Jinnah gave a slogan that is divide and quit India. Okay, similarly in 1945 Simla conference was convened by Lord Wavell, who was then Viceroy of India. तो Lord Wavell को चाहिए था कि there shall be a cabinet, and in this particular cabinet Hindus and Muslim shall be represented in equal manner. But Muslim League ने claim किया कि भाई सारे मुस्लिम नॉमिनीज मुस्लिम लीग के होंगे. कांग्रेस ने इसको अपोज किया कि भाई अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस विल बी रिड्यूस टू अ प्योरली कास्ट हिंदू पार्टीज, विच इज नॉट अ गुड थिंग फॉर द कांग्रेस. बट वॉवेल ने जिन्ना का साइड लिया एंड अल्टीमेटली एंटायर कॉन्फ्रेंस कोलैप्स्ड. ओके, एंड देयर आफ्टर फिर 16th August 1946 is a crucial day because by this particular time, okay, इंडिया में क्रिप्स मिशन आ चुका था एंड देयर आफ्टर फिर कैबिनेट मिशन भी आ चुका था. ये दो बड़ी कमिटीज है जो ब्रिटिश कैबिनेट ने इंडिया में भेजी थी एंड दोनों ने एक्सप्लिसिटली बोला था कि भाई हम सेपरेट नेशन ऑफ पाकिस्तान नहीं बनाएंगे. तो ब्रिटिश एक तरीके से अपोज कर रहे हैं पाकिस्तान को, INC is also opposing to the Pakistan, okay, and by this particular period of time, okay, later on it was discovered कि मोहम्मद अली जिन्ना को लंग कैंसर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था. So ultimately Muhammad Ali Jinnah had a very little time if he wanted to come out with a Pakistan, and that's why thereafter he undertook the extreme or severest kind of the step that he could ever take in his life, that is called as Direct Action Day. He gave a slogan that is लेकर रहेंगे पाकिस्तान, लड़कर लेंगे पाकिस्तान, and on this particular date massacre चालू हुआ, large scale massacre on the street of Bengal. Official digit is approximately 20,000 people died for the 16 August से लेके 21 August, but more than 2 million people were killed over the period of next 1 year in Bengal alone. That is the digits that were later on released. Got it? तो अगर इतने large scale massacre इंडिया में हो रहे हैं and nobody is able to stop it, ना गांधी का कोई सुन रहा है, ना नेहरू का कोई सुन रहा है, मोहम्मद अली जिन्ना ने इसके ऊपर ज़्यादा कुछ किया ही नहीं. ओके, एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट वेर क्वाइट डिजास्ट्रस और दे वेर इन अ डिजास्ट्रस स्टेट बाय दैट टाइम. वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ था, उनको अपने घर संभालना था ब्रिटेन, तो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन तो वर्चुअली कोलैप्स हो चुका था. एंड इन दिस बैकग्राउंड ऑन 20th February 1947 Clement Attlee, who was the Prime Minister of Britain at that time, he came into British Parliament and he gave a threat to the Indians that Britishers are going to leave India not later than 30th June 1948. तो मतलब 30 June 1948. Okay, this was described as the date of British leaving India. And उन्होंने ये भी बोला कि उस टाइम तक अगर इंडियंस गवर्नमेंट नहीं बनाते, then Britishers will transfer the power into the hand of the people, whoever is ready to take it, and they will go away from India. And this was a shocker for the Indian because it was a very less time. पहले ही लार्ज स्केल मैसेकर कंट्री में चल रहे हैं और ये इंडिपेंडेंस इतना जल्दी आएगा ऐसे किसी ने सोचा भी नहीं था. एंड दैट्स वाई इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट इट, माउंटबेटन को भी उन्होंने इंडिया में भेजा. ओके, एटली ने. तो माउंटबेटन केम इनटू इंडिया, ही टॉक्ड विद ईच एंड एवरी सेक्शन, and ultimately it was decided that best way forward is the partition of the country, and accordingly on 3rd June 1947 partition of India was declared. And this particular partition of India जब डिक्लेयर हुआ उसके बाद ब्रिटिशर्स ने एक और गलती की कि पहले इंडिपेंडेंस दे दिया 14th अगस्त को पाकिस्तान को एंड 15th अगस्त को इंडिया को. ओके, ये आज का कहना है, बट यू शॉल अंडरस्टैंड कि 15th अगस्त वाज सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे बाय बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1947. 1948 में पाकिस्तान ने क्लेम किया कि भाई हमने जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है वो 2-3 मिनट पहले साइन किया था, इसके लिए वी विल सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 14th अगस्त. ओके, बट ये इंडिपेंडेंस पहले दे दिया. देयर आफ्टर बाउंड्री कमीशन वॉज एस्टेब्लिश अंडर सिरिल रेडक्लिफ, एंड ये जो पार्टीशन का जो प्लान है
वो रफली 1947 से 48 तक इसके बीच में इसको पूरा का पूरा शेप दिया। सो उसी के वजह से देयर वाज पैनिक अमंग द पीपल ऑफ द बॉर्डरिंग स्टेट पंजाब एंड बंगाल, बिकॉज किसी को पता नहीं था कि उनकी टेरिटरी पाकिस्तान में जाएगी या फिर इंडिया में रहेगी। सो दिस वाज अ मिस्टेक बिकॉज ऑफ विच फर्दर लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ वाज देयर एज फार एज पार्टीशन इज कंसर्न। सो दिस इज roughly related to the story of two men guys, right? So who were the two men of the two actor of this story? Sir Syed Ahmad Khan on one side, who was the propounder of the theory of two nation, and this particular theory was executed politically by Muhammad Ali Jinnah, and this was the brief timeline. तो जब पार्टीशन हुआ तो उसके बाद में इंडिया में बहुत सारे इसके सपोर्ट में और इसके अगेंस्ट कुछ वॉइसेस आए। तो सिलेक्ट ओपिनियन देखेंगे तो खान अब्दुल गफार खान, who is considered as Sarhad Par Gandhi also, that is Frontier Gandhi, he stated or he basically criticized Congress that you have thrown us to the walls, मतलब आपने हमें भेड़ियों के पास भेज दिया। ओके, वाई? बिकॉज खान अब्दुल गफार खान बिलोंग टू द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, अभी पाकिस्तान का जो अफगानिस्तान से लगा हुआ जो एरिया है, स्वात वैली वगैरह आपने सुना होगा, सो दैट इज नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। ओके, एंड ये वाले एरिया से खान अब्दुल गफार खान बिलोंग करते थे। So he heavily criticized Gandhi. Okay, Khan Abdul Ghaffar Khan का नाम इसलिए भी important है because he is the only Pakistani person who has भारत रत्न in his name, right? उनको भारत रत्न भी मिला है बाद में। Thereafter फिर महात्मा गांधी। Now Mahatma Gandhi was quite pathetic figure during this particular period of time. Nobody was ready to listen to him. उनका स्टेट बहुत ही बुरा हो चुका था, ना कांग्रेस उनका सुन रहा था, ना सरदार पटेल और नेहरू उनका सुन रहे थे। ओके, एंड ही वाज ऑन द स्प्री ऑफ इंडिया कि भाई बहुत हो गया, शांति रखो, पीसफुल को एग्जिस्टेंस पे यकीन रखो। सो ही गेव अ स्टेटमेंट दैट पार्टीशन इज बैड बट वॉट एवर इज पास्ट, जो हुआ वो हुआ। ओके, नाउ वी शॉल लुक इन टू द फ्यूचर। वैसे ही नेहरू को भी पूछा गया कि भाई पार्टीशन के ऊपर आपका क्या कहना है, तो ही स्टेटेड दैट अल्टीमेटली आई डिसाइडेड लाइक अदर्स डिड, इट इज बेटर टू हैव पार्टीशन देन दिस कॉन्स्टेंट ट्रबल। You see, the leader of the Muslim League were big landlord who did not like land reform. We were very anxious to have land reforms, which we did have afterward. That is the reason we agreed to partition. तो उन्होंने दो रीजन दिए। पहले तो this constant trouble, मतलब the division between Hindus and Muslim as fostered by Muslim League. तो ये मुस्लिम लीग एक constant trouble है, वो हमें इंडिया में नहीं चाहिए था। एंड मुस्लिम लीग जब जा रहा था तो उसके साथ बहुत सारे इंडिया के बड़े बड़े लैंडलॉर्ड भी चले गए। Okay, so for example, Liaquat Ali Khan was a very big landlord of the Uttar Pradesh. He later on became the first prime minister of Pakistan. Sharif family, right? Thereafter Bhutto family. These are also quite big landlord of the Pakistan as of today. तो लैंडलॉर्ड इंडिया से चले जाते इसके वजह से। ओके, एंड देयर आफ्टर इंडिया का जो लैंड रिफॉर्म है उसको भी अच्छे से हम शेप दे सकते थे, ऐसे नेहरू का कहना था। दैट्स व्हाई वी एक्सेप्टेड द पार्टीशन। एंड अल्टीमेटली डॉक्टर अंबेडकर, Pakistan liberates both Hindus and Muslims from the fear of enslavement of and encroachment against each other. मतलब जब पाकिस्तान आया उसके वजह से हिंदूज एंड मुस्लिम के मन में जो डर है दैट दूसरी कम्युनिटी पॉलिटिकल सुप्रीमेसी अपने ऊपर एस्टेब्लिश करेगी, वो फियर इंडिया से चला गया। अनफॉर्चुनेटली ये फियर जो है वो इंडियंस में वापस से डेलिब्रेटली डाला जा रहा है। सो बी वेयर ऑफ सच अटेम्प्ट, बट यू कैन क्लियरली सी as far as Indian side is concerned, then three big leaders, that is Gandhi, Nehru and Ambedkar, these three leaders were in consonance कि भाई partition was the need of the time, and that particular need of the time जो है वो ultimately led to the partition. And that brings us to the last part guys. जैसे इंडिया का एक मतलब है जो हमारे राष्ट्रगीत में भी है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। So this constitute India. So do you know what constitute Pakistan? पाकिस्तान का भी तो ऐसा कुछ एक मतलब है, कभी आपने सोचा है क्या नाम है? तो पाकिस्तान एज द नेम जो है इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन इन 1933 बाय चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली was responsible for the propounding of this name. एंड उन्होंने पाकिस्तान नहीं बोला था, उन्होंने एक बहुत प्लेन सिंपल टर्म दी थी, वो प्लेन सिंपल थी पाकिस्तान। और ये जो पाकिस्तान है इट इज नथिंग बट द टेरिटरी। ओके, पी से आएगा आपका पंजाब, के से आएगा आपका कश्मीर, एस से आएगा आपका सिंध और स्थान मतलब बलूचिस्तान। सो इफ यू लुक एट द मैप ऑफ द पाकिस्तान राइट नाउ,
तो बलूचिस्तान वाला एरिया, पंजाब वाला एरिया, सिंध वाला एरिया जो है, ओके, दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूट पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, दिस कॉन्स्टिट्यूट पाकिस्तान। बट एक टेरिटरी इनके हाथ में अभी भी नहीं है, दैट इज कश्मीर, एंड दैट इज व्हाई कश्मीर इज सो इसेंशियल फॉर द पाकिस्तान. इट इज इन देयर नेम ओनली. व्हेन पाकिस्तान वाज प्रोपाउंडेड बाय रहमत अली खान, ओके, इन 1933, तो उनको चाहिए था कि कश्मीर भी पाकिस्तान में आए. लेटर ऑन मोहम्मद अली जिन्ना ने ये वाला जो नाम है दिया इन 1941 कराची सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग, कराची सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग में ही गेव द नेम पाकिस्तान, बट ही गेव ड्यू रिगार्ड टू दी रहमत खान की वो जो टेरिटरी है वही टेरिटरी या फिर वही नाम जो है उसका ये मॉडिफाइड वर्जन है. ओके, पाकिस्तान टुडे इज द उर्दू वर्ड बेसिकली दैट इज लैंड ऑफ प्योर और होली लैंड. बट इसके पीछे की जो टेरिटरी है, ओके, दैट इज अ ब्रीफ स्टोरी, ओके, एज गिवन बाय चौधरी रहमत अली. वो मैंने आपको बताया कि भाई इसका मतलब क्या है, पंजाब, कश्मीर, सिंध एंड बलूचिस्तान. आउट ऑफ दिस 4 टेरिटरी दे हैव द 3, बट अभी उनके पास क्या नहीं है, तो कश्मीर नहीं है. ओके, आई होप इट इज क्वाइट क्लियर दैट पार्टीशन का जो फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड जो था, दैट फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड वाज अल्टीमेटली द रिजल्ट ऑफ द टू नेशन थियरी, that Hindus and Muslims cannot live peacefully together. This was the attitude or this was the fear that was sown into the mind of the Indians by the ruling elite or the upper class elite of the both communities. इंडिया में ये काम किया किसने किया, तो राइट विंगर पार्टीज ऑफ द कंटेम्प्रेरी टाइम. तो विनायक दामोदर सावरकर हिमसेल्फ was the chairperson of the Vishwa Hindu Parishad. So he had this ideology inculcated in the mind of the Hindu section. मुस्लिम लीग ने सेम आइडियोलॉजी मुस्लिम्स के दिमाग में डाल ली, बट बोथ द सेक्शन अल्टीमेटली, ओके, दे डिसरिगार्ड द फैक्ट दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स हैव बीन लिविंग इन द कंट्री फॉर द thousands of years. Yes, we do have the problem. Yes, there are conflict and skirmishes, and yes, there are bad people in the both society who have ruled the country and who have carried out the malpractices. But ultimately आपको एक चीज ये भी सोचनी है कि if you want to suppress the other community, then फिर it will ultimately lead to either civil war or political unrest in the country, which is not good for any section of the Indian citizen. So I hope you like the session, guys, right? और अगर आप चाहते हो तो मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए बनाते रहो, तो obviously hit the like button and share this particular video. So last में promotion तो बनता है, right? So I am the history optional faculty over here, and obviously I have started the history optional batch. It will be in the Hindi as well as English. PPT driven lectures होंगे. I'll take approximately 100 lectures for the entire foundation of the history optional. So अगर आप UPSC कर रहे हो, not even UPSC but BPSC, UPPSC और even हरियाणा PCS, and अगर आपका history optional है, then please join the course and take the benefit of this course. Okay? So ये course है वो 30,000 rupees का है, but if you use the code, then obviously you will be getting it at a very discounted price. Okay, and in this lecture again I am telling you कि we will give 100 lectures, thereafter PPT driven lectures होंगे, डेली बेसिस पे आपको हैंड रिटन नोट्स एज वेल एज प्रिंटेड नोट दोनों का भी एक्सेस मिलेगा. एंड व्हाई यू शॉल ज्वाइन द कोर्स, बिकॉज ऑब्वियसली माय नेम इज साइनिल नागरे एंड आई हैव स्कोर्ड मोर देन 300 प्लस इन द हिस्ट्री ऑप्शनल फॉर ट्वाइस. तो मैंने मार्कशीट भी आपके साथ शेयर की है इन द प्रमोशनल वीडियो, यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी IQ पे वो अवेलेबल है. And if you are not from the history optional background, then we are having the GS of GS का foundation batch also. तो GS foundation batch is also there to which you can subscribe. The batch 6 जो है हमारा 30th September, मतलब 2 दिन पहले ही चालू हुआ है. We will be closing the admission on the 6th of October. तो 6th October को हम लोगों का एडमिशन क्लोज होने वाला है. सो इफ़ यू आर स्टिल वंडरिंग कि भाई कौन सा क्लास मुझे करना चाहिए, कहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए, तो ऑब्वियसली दैट इज द बेस्ट पॉसिबल चॉइस दैट यू आर हैविंग कि यू शॉल जॉइन स्टडी IQ's GS लाइव फाउंडेशन बैच. ओके, सो ये चालू हो रहा है 30 सितंबर से, बेसिकली 2 दिन पहले, बट ये इसका जो एडमिशन है वो 6 अक्टूबर तक अभी तक खुला है. द कोर्स इज फॉर 25,000 ओके अप्रॉक्सीमेटली, बट अगर आपने अगेन मेरा कोड अगर यूज कर लिया देन यू विल अवेल इट एट अ डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ दिस 18,999. सो फील फ्री टू जॉइन आवर बैचेस गाइज. आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेक हिस्ट्री के GS के लेक्चर, सर्टन पार्ट ऑफ द GS लेक्चर्स विल ऑल्सो बी टेकन बाय मी.
एंड अल्टीमेटली ओके दिस आर 2 चैनल्स ऑफ माइन। तो अगर आपको ऐसे ही अच्छा और बढ़िया वाला कंटेंट चाहिए देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ओके, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और आपको अच्छा कंटेंट मिले। सो विल स्टॉप ओवर हियर गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू।